मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स बिगिन में। तो आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल नॉलेज और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, तो आज हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन यानी कि हम एक बेस तैयार करेंगे, जिससे आने वाले लेक्चर में हम जब बाइंडिंग एनर्जी कर्व, न्यूक्लियर फोर्सेस या डिफरेंट मास स्पेक्ट्रोग्राफी के बारे में सीखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आई एम डैम श्योर आफ्टर दिस वीडियो आपको वीडियो के अंत में मिनिमम 5 to 10 एमसीक्यूज आपके पास होंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर की तरफ। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स इट्स ऑल अबाउट न्यूट्रॉन्स एंड एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा उसी पे बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कैसे। तो माय फ्रेंड्स, इसकी डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? अरे बोलिए भाई, रदरफोर्ड ने की थी। किस ईयर में की थी? 1911 में। एमसीक्यू तो यही बन गया आपका पहला ही कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो हुआ कैसे? उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। किसने? रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल ली और उन्होंने इस पे एक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट कराई। ठीक है, बम्बार्टमेंट यानी इस गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइक कराई। ठीक है, अब ये जो गोल्ड फॉइल जो ली थी इन्होंने, ये काफी थिन थी। कितनी? बहुत ज्यादा थिन थी। थिन अप्रोक्सीमेटली ये 0.00006 सेंटीमीटर के मीटर के अप्रोक्सीमेटली, यानी इतनी ये थिन थी। ठीक है, तो जब ये अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? हमारा अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो हुआ क्या? इस अल्फा पार्टिकल ने इस गोल्ड फॉइल पे जाके स्ट्राइक किया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या निकली उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स जो है, सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या होते हैं? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, तो इसका मतलब हीलियम से आपने दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। हीलियम एटम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो इसी को क्या कहते हैं? डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम या अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ओके, तो अभी आप समझ गए अल्फा पार्टिकल क्या है। आगे बढ़ते हैं। इस अल्फा पार्टिकल ने जब इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक की तो हुआ क्या? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। इस गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। ये आपकी गोल्ड फॉइल है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री पे बेंट हो गए। 90 डिग्री पे बेंट हो गए, यानी स्ट्राइक के और नीचे की तरफ मुड़ गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री पे बेंट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स मोर देन 90 डिग्री पे बेंट हो गए, यानी स्ट्राइक की और आगे की तरफ एक एंगल बना के बाहर आ गए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर एटम हमारा एक एम्प्टी है, अगर एटम अंदर से एम्प्टी है, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे सबको एकदम स्ट्रेट वे पास हो जाना चाहिए था। अरे आपके सामने अगर खुला रास्ता है तो स्ट्रेट वे आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। बट यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया और ये 90 डिग्री पे बेंट हो गया। यहीं से स्टार्ट हुई न्यूक्लियस की खोज। ठीक है, तो हुआ क्या? जैसे अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, कुछ बेंट हुए, कुछ मोर देन 120 डिग्री बेंट हुए। इसका मतलब कि इस पूरे गोल्ड फॉइल के एटम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो कि इसको फोर्स कर रहा है कि ये वापस आ जाए या फिर बेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसा क्या है? ये माना गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की जो गोल्ड फॉइल है, इसके अंदर एक सेंटर में एक हैवी मास रखा है। क्यों हैवी मास? क्यों? अगर ये अल्फा पार्टिकल का सम कुछ वेट होगा
अगर ये टकरा के वापस आ रही तभी तो वापस आएगा जब कुछ ये हैवी पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है। यानी जो अल्फा पार्टिकल है किसी हैवी पार्टिकल से टकराया और वो बेंट हो गया किसी एंगल पे, ठीक है। तो यानी जो ये गोल्ड फॉइल थी इसके अंदर एक हैवी पार्टिकल मास है। इसी हैवी पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूक्लियस। क्या रखा गया? बोलिए। न्यूक्लियस रखा गया, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी हो रखी थी। तो ये माना गया कि जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको वापस आने के लिए रिपल क्या, तो यानी इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है जो कि इसको किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट करे। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स निकल गए, यानी इस पूरे एटम में बहुत सा स्पेस जो है वो एम्प्टी, खाली है। जो मास है वो केवल कुछ ही जगह पे, यानी पूरा एटम खाली है। जो पूरा एटम सपोज ये है पूरा खाली, इसके कुछ पार्ट में ही न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो यहां से हमारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी में क्या था। कुछ हुआ नहीं, अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल पे और हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके नोट्स ये नोट कर लीजिएगा, रदरफोर्ड ने किया था इसे, तो इसे मैं रब कर देता हूँ आगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको पहले से पता होगा। जस्ट मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपको बता दिया कि रदरफोर्ड ने ही कैसे उन्होंने डिस्कवरी की एटॉमिक न्यूक्लियस की। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम मेनली पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स। क्या पढ़ेंगे? अरे बोलिए भाई, न्यूट्रॉन्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को जरा समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं आपको उसे डिटेल नोट्स के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। तो इन 1930 दो साइंटिस्ट थे, बोथे एंड बेकर। क्या नाम था? अब नाम ही इनके अजीब है तो कोई क्या कर सकता है। बोथे एंड बेकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक लेड चैम्बर लिया। क्या लिया? लेड का एक चैम्बर लिया। ये हम मान लेते हैं क्या किया, एक लेड का चैम्बर लिया, ठीक है। और इन्होंने इसमें एक पोलिनोमियल रख लिया, ठीक है। पोलिनोमियल मेटल आप जानते होंगे, पोलिनोमियल एलिमेंट के बारे में। रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं। अभी आगे जब रेडियोएक्टिविटी में पढ़ाऊंगा तब आपको रेडियोएक्टिविटी होती क्या है तो सब आप डिटेल में समझेंगे। अभी समझ लीजिए एक पोलिनोमियल एक एलिमेंट है जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। क्या करता है? अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है। तो हुआ क्या, उन्होंने इस पोलिनोमियल से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल्स को निकाला, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की इजेक्शन हुई, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की इजेक्शन हुई और वो अल्फा पार्टिकल्स कहां जाके इन्होंने स्ट्राइक कराए, बेरिलियम पे। कहां जाके स्ट्राइक कराए? बेरिलियम पे। स्पेलिंग आई थिंक मैं भूल रहा हूं, सिंबल आपसे आप जान जाएंगे। बेरिलियम पे स्ट्राइक कराए, ठीक है। तो पोलोमोनियम, और इसको इससे क्या होता है इजेक्शन, अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होते हैं। वो अल्फा पार्टिकल्स कहां जाके स्ट्राइक कर रहे हैं? बेरिलियम मेटल पे, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकलने, यानी जब हम अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे स्ट्राइक कराते हैं तो एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, अभी मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, एक हाईली पेनिट्रेटिंग, आप बस इतना समझिए, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है ये ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो इसका नाम इन्होंने रखा गामा रेज। क्या रखा? गामा रेज। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे स्ट्राइक किया और गामा रेज निकल गई। ये किसने बताया था? बोथे एंड बेकर ने। कब बताया था? इन 1930 में, ठीक है। तो अब यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, निकले भाई, गामा रेज निकल गई। दिक्कत क्या हुई, जब दो और साइंटिस्ट, आई थिंक आप ये समझ गए होंगे यहाँ तक, चलिए इसको आगे यही बताते। दो और साइंटिस्ट आए 1931 में, आई थिंक, हाँ 1931 में। नाम था जोलियट एंड क्यूरी। क्या नाम था? जोलियट एंड क्यूरी, ठीक है। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया,
इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए। खेल सब किसका चल रहा है? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन्स नहीं डिस्कवर हुए। हुआ क्या, इन्होंने यहाँ तक ठीक कहा भाई ठीक है आपने अल्फा पार्टिकल बैरियम पे भी ट्राई करा है, एक गामा रेडिएशन निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं, निकाल ली। फिर उन्होंने क्या किया, उस गामा रेडिएशन को हाइड्रोजीनियस मेटल, हाइड्रोजीनियस सब्सटेंसेस लाइक पैराफिन, वैक्स, इन सब पे स्ट्राइक कराया। ठीक है, क्या कराया, ये जो गामा रेडिएशन जो निकल रही जो कहां पे गई, पैराफिन वैक्स में निकली। ठीक है, तो क्या इन्होंने पाया, इससे इन्होंने पाया कि आगे चल के क्या निकलने लगा, प्रोटॉन निकलने लगा। यानी जब ये गामा रेस जो कि अल्फा पार्टिकल से होती हुई बेरिलियम पे गई, अल्फा पार्टिकल ने जब बेरिलियम पे स्ट्राइक किया, एक हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली जिसे हमने गामा रेस कहा। उस गामा रेस को इन दो साइंटिस्ट ने किस पे स्ट्राइक कराया, पैराफिन वैक्स में। पैराफिन वैक्स से क्या निकला, प्रोटॉन निकला। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लीजिए हुआ क्या कहानी। आई होप आप समझ रहे होंगे, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो प्रोटॉन निकल गए यहां से आगे। तो अब क्या हुआ भाई, प्रोटॉन निकले। ठीक है, जो प्रोटॉन निकले उनकी एनर्जी लगभग थी आई थिंक 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काफी हाई एनर्जी थी, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन्होंने पाया कि अगर ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है, अगर ये प्रोटॉन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकल रहा है, तो कैलकुलेशन से ये पाया गया, तो ये जो रेडिएशन जो आ रही है गामा रेडिएशन, इनकी मैक्सिमम एनर्जी 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी ये 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन को इजेक्ट कर पाएंगे। खेल तो अब यही से शुरू हुआ। क्या करना है, दिक्कत ये पड़ी कि जो गामा रेडिएशन की जो स्ट्राइक आ रही थी उसकी कैलकुलेशन से ये पाया गया इसकी कितनी होनी चाहिए, 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि ये जो आ रही है रेडिएशन, ये कितनी आ रही है, 7 में, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, जो रेडिएशन आ रही है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है। तो भैया ये 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी, तभी वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन को निकाल पाएगा, बट आ कितनी रही है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इससे बहुत से क्वेश्चन अराइज हुए, क्या कि क्या ये गामा रेस एग्जैक्टली एग्जिस्ट कर भी रही है, मतलब ये जो रेडिएशन आ रही है क्या ये गामा रेज ही है। सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन तो ये हुआ कि ये गामा रेज है भी या कुछ और है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पे। अब इसी के बाद तो 1932 में एक स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ चल रहा है, आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं होगी। 1932 में जेम्स चैडविक नोबेल पुरस्कार विजेता है भैया, ये क्या है, नोबेल पुरस्कार विजेता। किस लिए थे, किसकी डिस्कवरी के लिए इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार, और कब मिला था, 1935 में। किसके लिए, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने की। इन्होंने कहा अरे भैया दिक्कत हो रही है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है चलो ये नहीं निकाल दे। चलिए अब थोड़ा सा एक इक्वेशन लिख देते हैं, आप इस यहाँ तक आप थोड़ा सा रब कर देते हैं, थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, उसमें लिखने लायक तो है नहीं। वीडियो को रिवाइंड करके आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किस हिसाब से लिखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जेम्स चैडविक ने, अब मैं पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं। मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में बताया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या होते हैं, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, दैट इज हीलियम। तो यही मैंने कहा हीलियम है। ठीक है, यानी अल्फा पार्टिकल्स किस पे स्ट्राइक किए थे सबसे पहले, इनके अकॉर्डिंग बेरिलियम पे। ठीक है, बेरिलियम का आई थिंक मास 3 होता है और 6। ठीक है, हाँ, तो अब ये क्या बनाएंगे, बेरिलियम पे स्ट्राइक किए हाइड्रोजन ने, लेकिन बेरिलियम 4 आई मैंने नंबर ही भूल गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन्होंने स्ट्राइक किया बेरिलियम पे। ठीक, हुआ क्या, कार्बन का प्रोटॉन बना, कार्बन एटम बना। जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे स्टार्ट करते हैं तो प्रोटॉन कार्बन में बदल गया। ठीक है, कार्बन में बदल गया, और क्योंकि एक रेडिएशन निकली थी उसको हमने क्या किया, Hν से डिनोट कर दिया। ये कहां से इक्वेशन आई, जो पहली हमारी इक्वेशन, पहला इन्होंने क्या किया था बोथे एंड बेकर ने, कि भाई हीलियम को अगर बेरिलियम से स्टार्ट कराते हो तो एक रेडिएशन निकलेगी, वो रेडिएशन हम, ये एक करेक्शन था, ये जो अज्यूम्ड था, ये क्या था, एज्यूम, यानी ये माना गया था कि ये रेडिएशन निकल रही है, उसको इन्होंने नाम दिया था गामा रेडिएशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जितना एनर्जी स्टार्टिंग में वही एनर्जी आगे निकलेगी। तो अगर स्टार्टिंग में ये था तो यही एनर्जी आगे चल के निकलेगी, तो ये जो एनर्जी थी इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि जा तो कम रही थी, मतलब जितनी जानी चाहिए थी उससे बहुत कम जा रही थी, लेकिन निकल उसके अकॉर्डिंग ही रही थी। तो दिक्कत यही आ रहा है, यानी ये रेडिएशन ना होके
तो चैडविक ने कहा कि अगर भाई ये रेडिएशन नहीं है तो क्या दिक्कत है, इसे हम रेडिएशन नहीं देते, हम इसे एक नाम दे देते हैं। इसको क्या नाम दे देते हैं? न्यूट्रॉन। क्या कह देते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स जिसका मास तो है बट चार्ज नहीं है मेरे भाई, जिसका मास तो है बट चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रॉन्स तो है, मतलब एक रेडिएशन तो निकल रही है, लेकिन वो रेडिएशन ना होकर वो क्या है? अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जिसपे चार्ज तो है, सॉरी चार्ज नहीं है बट मास है समथिंग। तो उन्होंने कहा कि जब इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। प्रोसीजर वही था, हीलियम एटम। चलिए फिगर के जरिए आप बिल्कुल एग्जैक्टली समझ जाएंगे। एक लेड चैम्बर के अंदर आपने पॉलिनोमियल लिया, इससे क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हुआ। अल्फा पार्टिकल किस पे स्ट्राइक किए गए? पॉलिनोमियल बेरिलियम पे। बेरिलियम से क्या निकला? आगे इन्होंने लगा दिया पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स पे ये न्यूट्रॉन्स, जो कि आप चैडविक ने बता दिया, इन्होंने क्या कहा? न्यूट्रॉन से जो इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं और किसमें निकाल रहे हैं? प्रोटॉन निकाल रहे हैं आगे चल के। तो यहां से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? हीलियम एटम आया और बेरिलियम का मैं मास एक बार चेक कर लूं, क्या था? 9 था, सॉरी 9 था। ठीक है, हाँ तब बिल्कुल सही बैठेगा। तो बेरिलियम का मास 9 है। आई होप आप समझ रहे हो, थोड़ा सा मास में गड़बड़ हो गया है। 612 प्लस न्यूट्रॉन 0 1। तो देखें अब सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, 9 4 13, 1 12 1 13, 6 4 2 ठीक, तो अब बैलेंस हो गया। चार्ज नहीं कैरी कर रहा था ये पार्टिकल, जो न्यूट्रॉन ये चार्ज नहीं कर, साथ में इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो स्टार्ट होता है। क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आगे लेक्चर्स में। जिसकी स्पिन तो हाफ होती है और प्रैक्टिकली इसका मास 0 होता है। प्रैक्टिकली मास 0, इसको ऊपर लिख देता हूं। एंटी न्यूट्रिनो स्पिन इसकी हाफ होती है। एक ऐसा पार्टिकल जिसकी स्पिन हाफ है और मास प्रैक्टिकली क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं? तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हुई न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये इक्वेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो साथ में होगा। एंटी न्यूट्रिनो की स्पिन हाफ होगी और मास प्रैक्टिकली 0 होगा। तो यहां तक अब बात होती न्यूट्रॉन्स की। आगे बात करते हैं, अभी तो आपको एमसीक्यू भी करने हैं इससे रिलेटेड, तो आगे बात करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई है, आगे बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? तो जब किसी न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ बात करते हैं तो हम उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। छोटी सी डेफिनेशन से, और सही में तो पहले आपको न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताने जा रहा था। हाँ, तो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। अब इन पॉइंट्स को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एमसीक्यू से आएगा। ठीक है, क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। स्टेबल एट न्यूक्लियस, स्टेबल इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर तो ये स्टेबल होते हैं बट आउटसाइड इट दे डीके, ये स्टार्ट हो जाते हैं डीके करना। ठीक है, और इनकी हाफ लाइफ टाइम कितनी होती है? हाफ लाइफ इनकी कितनी होती है? 12 मिनट, यानी 12 मिनट के अंदर ही आधा डीके हो जाते हैं। 12 मिनट के अंदर ही आधा डीके हो सकते हैं। तो एमसीक्यू आपसे यही बनेगा भैया कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ न्यूट्रॉन कितना? 12 मिनट। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, डीके हो गए, करते क्या है? न्यूट्रॉन 0 1 हाइड्रोजन पे बना देते हैं एक एटम। ठीक है, प्लस और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो 1 - 1 0 बैलेंस। ठीक, एंटी न्यूट्रिनो साथ में प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से ये डीके हो जाते हैं। स्टेबल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जैसे न्यूक्लियस के बाहर आते हैं 12 मिनट के अंदर ही क्या हो जाते हैं? डीके हो जाते हैं। ठीक है, हाफ इनका पार्ट डीके हो जाता है। चार्ज नहीं होता है। अप्रोक्सीमेटली मास इनका प्रोटॉन के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेटली मास इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है,
अप्रोक्सीमेटली मार्क्स इनका कितना होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियस के। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, ठीक है। तो कुछ बेसिक एमसीक्यू जो बन सकते हैं आपको इसी के साथ में बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स की। किसके बारे में, न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एक साथ बात करता हूं, जब मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक साथ बात करता हूं तो उनसे मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर collectively known as क्या, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब ये सब आपको बेसिक चीजें सब कुछ पता है, बस एक क्विक रिवीजन जिससे हम जब आगे के लेक्चर में करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं बस शॉर्ट में लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको जरूर पता है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, डिनोटेड बाय Z सिंबल से। और इसके बाद आते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, डिनोटेड बाय A से डिनोट किया जाता है, होता किसके, नंबर ऑफ, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट। एग्जांपल के लिए चलिए, कार्बन 6 12, तो कार्बन इसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है 12, सॉरी इसका मास नंबर कितना है 12 और प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है 6, तो न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे इसके, न्यूट्रॉन्स 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो मास नंबर क्या होता है Z6 + 6 12, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं, आइसोटोप्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मैं बिल्कुल इजीली लिख रहा हूं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो ये क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं हाइड्रोजन, इसे कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम 1H1, ड्यूट्रियम 1, हाँ, तो प्रोटियम 1H1 एंड देन ड्यूट्रियम 1H2 एंड ट्राइटियम 1H3। तो आप इन सब में ऑब्जर्व कर रहे होंगे सबका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी सब में 1 है एंड 1 है, बट मास नंबर सबका वेरी कर चुका है। तो यही होते हैं आइसोटोप्स। आई होप आप समझ गए हो, काफी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या सेम और चीज होगी, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, है ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं आइसोबार्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, आइसोबार्स जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक, हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटोप मैंने कहा था ना ट्राइटियम, अभी जब इससे पहले आपने पढ़ा, एंड हीलियम का
ये वाला आइसोटोप, तो हीलियम। ठीक है, दोनों का मास नंबर 3 है, बट क्या डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। तो अगर मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, तो डिफरेंस में क्या आ रहा है, देखिए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाएंगे। यहां तक आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। अब इसे आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोटोन्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए क्लोरीन 17 और एक पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम 19। क्लोरीन का एक आइसोटोप ये होता है और इसका ये होता है। ठीक है, मास नंबर डिफरेंस, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंस, बट देखिए 7 में से 1 मिनट, ये 19 और ये लिख लेते हैं 39, सॉरी पोटेशियम 39। ठीक है, दोनों के देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके, यानी एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 19, दोनों का डिफरेंस लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 है इसमें, इसका डिफरेंस लीजिए क्या आएगा, 7 - 7 0, 3 - 1 2, 20, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, बोलिए भाई 20 है। 9 - 9 0, 3 - 1 2, अभी इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए 20 एंड 20। तो ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, जो सब चीजें, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो सब इसी के बारे में बेसिक चीजें ही पढ़ेंगे आज। बात करते हैं न्यूक्लियर साइज की। अब इससे एमसीक्यूज बहुत से डेवलप होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करते जाइए। तो न्यूक्लियर साइज क्या होता है, माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया जो न्यूक्लियर का डिफरेंट, हम लोगों ने डिफरेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए और पाए कि जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सब का जो रेडियस है वो वॉल्यूम के उनके मास नंबर के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। ये मास नंबर है। ठीक है, ये पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो डिफरेंट न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वॉल्यूम, और क्योंकि न्यूक्लियस के जो हम लोगों ने एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियस का शेप है वो एक स्फीयर है, इट वाज जस्ट अजम्पशन, थोड़ा सा ऑब्लेट हो जाता है, स्फेरुलाइड हो जाता है, वो अलग चीज है। हम लोगों ने एज्यूम किया कि वो एक स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यू ऑल नो, चलिए बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी या ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 4/3 वॉल्यूम जो होगी वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के। तो यहां से हमने देखा 4/3 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो आर क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ए के। यहां से हमने क्या किया, r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। यहां का क्यूब हटाए, क्यूब रूट इधर आया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट ले आए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस, न्यूक्लियर यूनिट रेडियस जस्ट एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं जो रेडियस है वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जो रेडियस है किसी भी एटम का वो मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। ठीक है, अच्छा जो R0 है इसकी वैल्यू कहां तक जाती है, फर्मियॉन्स में जाती है। 1 फर्मियॉन, इसकी जो हम लोग यूनिट लेते हैं वो 1 फर्मियॉन्स होती है, वो कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो ये R0, तो आप देखेंगे कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो रेडियस है उनके मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत से एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर साइज के बाद अब आता है लास्ट का जो टॉपिक, आज का लास्ट का टॉपिक, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, अच्छा, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी की भी डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब न्यूक्लियर का मास पर यूनिट उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो एज वी नो क्या जानते हैं, हाँ, तो ये हम ये जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर का मास हम लोगों ने क्या लिख कर रखा है? ए। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? अभी मैंने इसको स्क्वायर माना 4/3 पाई आर क्यूब। अभी भी मैंने इसको क्या रखा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने क्या रखा? ए की जगह में लिख सकता हूं 4/3 पाई आर 0 ए की पावर 1/3 क्या क्यूब। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया भैया आर क्या होता है, आर ये चीज होती है। तो इसकी जगह, आर की जगह में ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलिए हाँ, हाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं? a अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब और a की पावर 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसल आउट, तो क्या बचा? a अपॉन 4/3 पाई r0 का क्यूब और a से a कैंसल आउट। तो आप व्हाट यू हैव नोटिस्ड, ये इसको लिख सकता हूं मैं, इसको ऊपर ले जाता हूं 3/4 पाई r0 का क्यूब। तो आपने एक चीज नोटिस की क्या, कि जो डेंसिटी होती है किसी भी एटम की, वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है। किसी भी एटम की जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। यानी आप चाहे हाइड्रोजन का एक छोटा सा एटम ले लें या क्लोरीन का एक बड़ा सा एटम, दोनों की डेंसिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती। और आर नॉट तो एक यूनिट है, समझे? तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, किसके बीच में? डेंसिटी और मास नंबर के बीच में, तो ये कुछ इस तरह आएगा। यानी डेंसिटी कांस्टेंट, चाहे आप मास नंबर 1 के लिए लें और चाहे आप मास नंबर 100 के लिए लें, दोनों के बीच का जो ग्राफ आएगा, ये तो एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द डेंसिटी एंड मास रिलेशनशिप। तो दिस इज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई मास नंबर 1 दे और चाहे मास नंबर 100 दे, पूछे इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो भैया इन दोनों की डेंसिटी जो होगी वो सेम ही रहेगी। तो चाहे मास नंबर 100 का हो चाहे मास नंबर 1 का हो, इन दोनों के जो रेशियो आएगा ऑलवेज 1:1। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। सबसे पहले तो पूछेगा डेंसिटी ग्राफ, डेंसिटी मास नंबर का ग्राफ, बिल्कुल ये बन जाएगा। बाई अगर किसी एटम का मास नंबर 1 दे दिया और किसी का 100 दे दिया, तो दोनों के बीच का रेशियो 1:1। सो यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल, क्योंकि डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। अब जो आपके लिए ग्लेशियस बात क्या, एमसीक्यूज, 1 सेकेंड। सो फाइनली दीज आर द एमसीक्यूज, जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जो कि आने वाले में नेक्स्ट वीडियो जो कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व पे बेस है उस पे बताऊंगा। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो वीडियो को पॉज कीजिए और अगेन एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर के साथ कैसे वेरिएट करती है? a² a क्यूब या कांस्टेंट? आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। मास नंबर ऑफ हीलियम अगर 4 है, सल्फर का 32 है, हमें जज करना है कि सल्फर हीलियम के एटम से कितना लार्ज है, 4 गुना, 2 गुना, 8 गुना या √8 टाइम्स। ठीक है, कार्बन का न्यूक्लियस है और नाइट्रोजन का न्यूक्लियस हमें बताना है ये क्या है, आइसोटोन से, आइसोबार से, आइसोटोप से या नन ऑफ दीज हैं। देन एटॉमिक न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूट, यानी एटॉमिक न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या बोथ ए एंड बी। हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन क्या होती है? 12 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट, सब कुछ बता चुके हैं। न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय, किसके जरिए डिस्कवर हुए? मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी, जेम्स चैडविक या रदरफोर्ड। ठीक है, तो इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। ठीक है,
आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्टिंग में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और दूंगा और देन बाइंडिंग एनर्जी कर्व्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।